एक अर्बन लेजेंड है। अर्बन लेजेंड बोले तो दंत कथा। मशहूर इतिहासकार हुए हैं पश्चिम के, दार्शनिक भी थे। और पहले ये बड़ी मजेदार बात थी कि सब लोग अमूमन दार्शनिक होते थे, उसके बाद वो लोग कुछ होते थे। कोई डॉक्टर हो जाता था, कोई इतिहासकार हो जाता था, कोई कवि हो जाता था, लेकिन दार्शनिक अमूमन लोग होते थे, क्योंकि एक स्तर पर जाकर कोई भी विद्या आपको दर्शन में ही बदल जाती है। अगर आप ढंग से शोध करेंगे तो गणित भी दर्शन है, और भी दर्शन है, और हिंदी साहित्य भी दर्शन है, साहित्य कोई भी भाषा का हो। लेकिन यह थोड़ा विचलन हो गया, इंट्रोडक्शन थोड़ा ढंग से देने के चक्कर में मैं इधर उधर हारमोनियम लेकर निकल गया। बर्ट्रैंड रसेल के समय की एक कथा है, वह विश्व का इतिहास रहे थे और लगभग उन्होंने पूरा लिख लिया था। आखिरी पन्ना लिख के वह अपने कलम को रखकर अभी वो अंगड़ाई ले ही थे कि अचानक कुछ शोर सुनाई दिया, और तब वो जागे, क्योंकि पिछले 1.5-2 वर्षों से वो उस लिखने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें दीन दुनिया की खबर नहीं थी। तो वह बढ़े, अपने कमरे से आगे निकले, नौकर मिला, पूछे क्या हुआ? अरे गोली चल गई। आगे बढ़े, जो भी मकान था, भाई बड़े आदमी थे, बड़ा मकान था, सिंह द्वार के पास पहुंचे, गार्ड से पूछा क्या हुआ? साहब 2 गुटों में भीषण मार हो गई है, 2-4 लोग घायल हो गए। आगे बढ़े, भीड़ दिखने लगी सामने, मजमा लगा हुआ है, गोलाकार लोग खड़े हैं, वो दिखने लगा है, और एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा है। पूछा उससे क्या हुआ है? तो चाकू चल गया है साहब, एक आदमी को चाकू मार दिया है दूसरे ने। भीड़ के पास पहुंचे, भीड़ को चीर कर देखा तो पता चला 2 लोगों में कहा सुनी हो रही है, बहस हो रही है। पूरी दूरी 500 मीटर की थी। बर्ट्रैंड रसेल वापस आए, उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट उठाई और उसको आग में झोंक दिया और ताप लिया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरी आंखों के सामने कुछ घटित हो रहा है, और 500 मीटर की दूरी में 5 प्रारूप मुझे मिले हैं, और मेरा अहंकार देखिए इतिहास को नापने चला। अर्बन लेजेंड है, इसकी सत्यता या इसके झूठे होने पर आप लोग अपने हिसाब से विचार करें, लेकिन कहानी मजेदार है, शिक्षित करने वाली है। सीरिया फिलहाल एक मोहम्मदवादी मुल्क है, वहां की शासन व्यवस्था शरिया से चलती है, और गृह युद्ध में भी फंसा हुआ है। लेकिन उसी सीरिया में गजब की खोजें हो रही हैं। एक्सकेवेशन हो रहा है, खुदाई हो रही है, तो पता चला कि वहां करीबन 100 ईसा पूर्व के कुछ सामान मिले हैं, जिस पर संस्कृत में लिखा गया है। और वो जो पूरी सभ्यता है, उससे ये पता चलता है कि वो लोग संस्कृत में वेल वर्स थे। इंद्र, वरुण आदि नाम मिलते हैं, यानी सभ्यता के निशान वहां मिलते हैं। आर्यन आक्रमण का एक सिद्धांत इस देश पर बहुत वर्षों तक थोपा गया, अभी भी शायद वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। हालांकि उसके जो पुरोधा थे उन्होंने हार मान ली, लेकिन अभी भी वो शायद पढ़ाया जा रहा है। इतिहास की इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, इतिहास को जानिए। और हमारे साथ हैं इतिहास के विशेषज्ञ, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इतिहास की जम के पढ़ाई की है, आज भी करते हैं। हालांकि पेशे के तौर पर इन्होंने एकेडमिक्स को नहीं चुना, आप सभी इनको जानते हैं। रुपेश पाठक जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रुपेश जी। आपका बहुत बहुत आभार, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमन, मेरा प्रणाम जी। रुपेश जी, भूमिका में लंबी बांध देता हूं आजकल, लेकिन इस पूरे मसले पर आपकी क्या दृष्टि है? एकेडमिक दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हैं? सीरिया में चीजें मिल रही हैं और कहा जा रहा था कि भाई आर्य तो बाहर से आए थे, आक्रमणकारी थे। कहीं जो बात इस देश के राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं कि यहीं से सब कुछ फैला, कहीं उसमें सच तो नहीं। और अगर ये सच हो गया तो फिर पूरे यूरोपियन नॉर्मेटिव शिक्षा का क्या होगा? कहीं ये डर ही तो भारत को बार बार
जलील नहीं करवाता है दूसरे यूरोपियन मुल्कों की नजर में कि तुमको एक राष्ट्र हमने बनाया, लोग जंगली थे, हमने सिखाया? कैसे देखते हैं इसको आप? बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। असल में पहले तो ये समझना होगा कि इतिहास है क्या। इतिहास के लिए बहुत मैं एकेडमिक्स भाषा के शब्दकोश का प्रयोग ना करके बहुत साधारण तरीके से अगर इसको मैं समझने की का प्रयास करूं तो अतीत को जानना, वर्तमान को पहचानना और भविष्य की परिकल्पना इतिहास है। सिर्फ पुराना जो आपका है वो इतिहास नहीं है। जिसका वर्तमान नहीं है और जिसके पास भविष्य को लेकर दृष्टि नहीं है, उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। तो इतिहास हमेशा इसलिए आपको अगर इतिहास को की ओर देख रहे हैं, आप अतीतोन्मुखी हैं, तो आपको वर्तमान को पहचानना पड़ेगा और भविष्य की परिकल्पना करना पड़ेगा। और किसी भी भविष्य की परिकल्पना बिना इतिहास के संभव नहीं है। इसीलिए जब हम इतिहास में रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें चाहे वो लेफ्ट या मार्क्सिस्ट अप्रोच हो या ओरिएंटलिस्ट अप्रोच हो या जिसको हम औपनिवेशिक दृष्टि कहते हैं वो हो, एक बड़ा टर्म्स रचा गया है कि हम सत्यवादी, सत्य के खोजी लोग हैं जो एक ऐसा सत्य तलाशते हैं। वो कहते हैं कि ये तो दक्षिण पंथियों की आदत बड़ी खराब है, वो इतिहास को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, सत्य के दुश्मन हैं, सत्य। और वो जो हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो इस देश के तमाम दीदी और दादा लोग हैं विषय के, वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो सत्यवादी लोग हैं, हम लोग तो सत्य के खोजी लोग हैं और हम लोगों के इस काम में बड़ी बाधा पहुंचा रहे हैं ये लोग, इस तरह के झूठ और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि इस तरह का कुछ भी, वैसे तो क्या होता है कि जो चयन का जो पूरा के पूरा साइंस है, आप अपने हिसाब से डेटा को चुनते हैं। आप जो फिशिंग करते हैं, आप जो मछली, आप खुद तय करते हैं कि आपको कौन सी मछली पकड़नी है और उसके आधार पे आप व्याख्या करते हैं। लेकिन भारत का इतिहास जो आज हमें पढ़ाया गया, बताया गया, लंबे समय तक लोगों के लोक चेतना का हिस्सा हुआ, उसको औपनिवेशिक दृष्टि से लिखा गया। उसके पीछे की पॉलिटिक्स बहुत स्पष्ट है, जिसकी ओर आप इशारा कर रहे थे। आपने बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पूरा के पूरा इतिहास जिस तरह से लिखा गया, जिसमें ये बताया गया कि यूरोप से आए हुए लोग, वो ब्रिटिशर्स जिनको व्हाइट मैन बर्डन का पूरा सिद्धांत और जिन्होंने भारत के तमाम, उन्होंने बताया कि ये जो भारतीय हैं ये कौम के तौर पे गुलाम ही हैं और इनके ये शासित होने के लिए हुए हैं, शासन के लिए पैदा नहीं हुए हैं। और एक देश के तौर पे भारत बहुत लंबे समय तक टिक भी नहीं पाएगा। बहुत सिंपल साधारण, इसमें कोई बहुत मैथमेटिक्स नहीं है। ये दुनिया का हर देश करता है, दुनिया की हर कौम करती है, हर कम्युनिटी करती है अपने अपने हिसाब से। इसमें सनातन को थोड़ा अलग कर दिया जाए जब मैं सबकी बात कर रहा हूं तो देखिए, इतिहास एक राजनीति का टूल्स है, कोई सत्य वत्य जैसी चीज नहीं होती है। इतिहास अब तक जो पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, वो राजनीति का एक टूल्स है, जिसके आधार पे आपको लगातार अपमानित किया जाता है। आपके अंदर इतना गहरा आत्मग्लानि और एक तरह से अपने अपने ऊपर संदेह पैदा कर दिया जाता है। जब आप बता रहे थे कि हीनता सीरिया का में, बोध, हीनता का बोध। बिल्कुल 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 ठीक बात आप कह रहे हैं, हीनता का बोध। तो जो सीरिया की कहानी है, देखिए भारतीय संस्कृति के जो कनेक्शंस हैं वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया से लेके साउथ एशिया तक है। ईरान से लेके आप अफगानिस्तान हो, फिलीपींस हो, थाईलैंड हो और उसके आगे तमाम जो संस्थान हैं उनसे जुड़े तमाम देशों से तक पहुंचते हैं वो लिंक। अब सवाल ये है कि अगर सामान्य तौर पे एक लिंग्विस्टिक साइंस का स्टूडेंट हो जिसको भाषा के बारे में थोड़ी समझ हो, तो वो समझेगा कि संस्कृत के तमाम शब्द दुनिया के तमाम भाषाओं के शब्दों से कैसे मिलते जुलते हैं या उनके समानार्थी शब्द कैसे संस्कृत के कोख से उपजे हैं। उसमें सामान्य तौर पे आप बहुत से शब्द को सामान्य तौर पे गूगल करके देख सकते हो। उसके लिए कोई बहुत जैसे भारत में जो एक शब्द है संस्कृत का पितृ करके, जिसको हम पिता बोलते हैं, उसको पर्शियन में PEDAR, अब मैं इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करूंगा क्योंकि उसमें मैं तो अपनी भाषा में प्रोनाउंसिएशन में कमजोर हूं, तो दूसरी की भाषा का प्रोनाउंसिएशन क्यों करूं। ग्रीक में उसको पेटर बोलते हैं PATER करके, लैटिन में भी उसको रोमन में उसको PATER बोलते हैं, इंग्लिश में उसको फादर बोलते हैं, डच जर्मन में उसको FAATER बोल देते हैं, डच में VADER हो जाता है, फ्रेंच में उसको जर्मन में उसको फाटर बोलते हैं, जर्मन में उसको फाटर बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने अच्छा किया कि ये जोखिम नहीं लिया क्योंकि आप जर्मन भाषा के विद्वान हैं।
वी को एफ बोला जाता है, जैसे हम लोग जी फॉ का उच्चारण करते हैं, तो वो जर्मन में वी फॉ होता है, तो फाटर होता है। मदर को ओके। मुटर कहा जाता है, ब्रदर को ब्रूडर कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो आप देखिए कि भाषा को लेके लिंग्विस्टिक साइंस को भी अगर थोड़ा आप देखिए तो संस्कृत जो है, और संस्कृत यही और तमिल। रोकना पड़ेगा आपको, यही जी रोकना जी पड़ेगा, क्योंकि जी आप इसमें जो विषय लाए हैं वहां अब मुझे हस्तक्षेप करना होगा। देखिए, ये पूरी जो औपनिवेशिक धारणा बनी और भारतवर्ष के बारे में जो बहुत सारी गलीज अवधारणाएं बनी, आर्य द्रविड़ विवाद जो हुआ, मजे की बात देखिए कि ये भी भाषा को टूल बनाकर किया गया। भाई 1680 के पहले, जब तक विलियम जोन्स, जिसकी उपाधि दी गई और जिसको बड़ा इंडिक स्कॉलर कहा जाता है आज के में, ने जब तक ये लिंग्विस्टिक्स पर इतिहास को उसी ने खंगालना शुरू किया भारत के, और उसने सबको बताया कि भाई ऐसे ऐसे हैं, ये फलाने, ये केल्टिक वर्ग के हैं, तो ये इंडो आर्यन हैं, पता नहीं उसने क्या क्या विभाजन किया। और उस समय तक जो कास्ट शब्द पोर्चुगीज से आया, जो जाति हम लोग नहीं जानते थे, वर्ण के तौर पर हम लचीले थे, ठीक है कि 800 वर्षों की गुलामी हम अंग्रेजों के आने तक भी झेल चुके थे, लेकिन उसका असर बहुत गहरा नहीं था। मुगल सल्तनत औरंगजेब को छोड़ दीजिए तो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में थी, और औरंगजेब के बाद तो मराठा साम्राज्य पूरे देश पर छा गया था। लेकिन तो पूरा विवाद शुरू हुआ वो भाषाई संगत से ही, और आप दिखा रहे हैं कि भाई भारत में संस्कृत के निशान जो पड़ रहे हैं, तो वही एक धारा ये कहती है कि भारत से नदी उपजी और पूरा फैल गई, जबकि आप लोगों को इसका उल्टा सिखाया गया कि भाई आर्यन घोड़े पर सवार होकर आए, दस्यु थे, और उन्होंने मूल निवासियों को मार दिया। इसलिए क्योंकि खुद इन अंग्रेजों ने, इन्होंने यही किया है। अमेरिका हो, वहां अमेरिका में मूल निवासियों को किसने मारा और किन को भेजा गया? भाई जो दस्यु थे, लुटेरे थे, चोर थे, उन्हीं लोगों को इंग्लैंड से भेजा गया ना अमेरिका। वही बिल्कुल गोरी आबादी थी ना जिन्होंने वहां के एबोरिज, ऑस्ट्रेलिया में आपने वही किया, तो एबोरिजिनल मूल निवासी, वहीं से तो ये कॉन्सेप्ट आया। तो आपको लग रहा है कि ये देश ऐसे कैसे हो सकता है इतना प्रॉस्पेरस? आपने 500 साल पहले की सारी चीजों पर पर्दा डाल दिया। आपने हमें अजंता और एलोरा का वह शिव मंदिर नहीं दिखाया कि भाई वैसी इंजीनियरिंग आज की डेट में तुम करके दिखा दो, जब तुम्हारे पास 3D है और सब कुछ है। तमिलनाडु का वो मंदिर, भव्य मंदिर, जिसमें सूर्य जब आते हैं और जब जैसे जैसे अस्त की ओर बढ़ते हैं तो 7 खिड़कियों से सीधे गर्भगृह तक कैसे रोशनी जाती है, दिखाइए इंजीनियरिंग का चमत्कार। लेकिन आपने क्या बताया कि अरब के लुटेरों ने यहाँ ताजमहल और लाल किला बना दिया, और बाकी तो अंग्रेज हमारे माई बाप थे ही, उन्होंने तो हमें चलना सिखाया। इतिहास की इस विडंबना को कैसे देखते हैं आप रुपेश जी? और सीरिया में जो अभी मिला, उसको कैसे, क्या मिलाना चाहिए, क्या देखना चाहिए? देखिए, ये पूरा के पूरा मामला वही है कि एक औपनिवेशिक दृष्टि है जिसका बहुत स्पष्ट पर्पस था कि भारतीयों के अंदर एक हीनता बोध पैदा करना, जिसके आधार पे ये बताया जा सके कि उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। और उसको बाद में फिर वो मैकाले की संतानों ने उसको आगे बढ़ाया, और जाहिर सी बात है उसमें उनका एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी था। देश में जिस तरह से पिछले कुछ सालों में भारत में लोकतंत्र के साथ बड़ी विडंबना है। लोकतंत्र एक्चुअली में आइडेंटिटी के आधार पे ही फलता फूलता है। पूरी दुनिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और लोकतंत्र का विकास पैरेलल हुआ है। अगर आप देखिए, ज्यों ज्यों पूरी दुनिया में लोकतंत्र बढ़ता गया है, त्यों त्यों पूरी दुनिया में अस्मिताओं का संघर्ष भी बढ़ता गया है। और इसी अस्मिताओं के संघर्ष के आधार पे तमाम तरह की ब्लॉक क्रिएट करना, तमाम तरह की हिस्सों में बांटना। और मैं थोड़ा सा इसको समझना होगा कि आप फिर कोई सवाल ये कर सकता है कि सनातन के नाम पे जिस हम अस्मिता की बात कर रहे हैं, वो अस्मिता भी तो उसी तरह की ब्लॉक पॉलिटिक्स है। वो नहीं, सनातन को थोड़ा बड़े फ्रेमवर्क में समझना होगा आपको। वो आपके आप सनातन के बिना और सनातन के का जो आत्मबोध है उसके बिना आप इतिहास विहीन हो जाएंगे, अतीत विहीन हो जाएंगे, स्मृति विहीन हो जाएंगे। और बिना स्मृति के व्यक्ति पागल होता है, उसको पागलखाने में उसकी जगह होती है।
तो असल में जो पूरा षड्यंत्र था इस पूरे देश को पागलखाने में बैठा देने के लिए, ताकि पूरा देश पागलखाने में चला जाए और आराम से दूसरी जो शक्तियां हैं उस देश के संसाधनों का दोहन कर सकें, इस देश के संसाधनों को लूट सकें, जो लंबे समय तक लूटा जाता रहा है। इसके बाद जो काले अंग्रेज थे उन्होंने भी यही किया, उन्होंने भी अपना पर्पस साधा और इस देश में आज भी गाहे बगाहे जिस तरह से भारतीयों को बांटा जा रहा है। और मैं तो कहता हूं कि मैं सनातन और भारतीयता में कोई बहुत अंतर नहीं है, हालांकि बहुत घिसी पिटी बात है, हो सकता है आप असहमत भी हो जाएं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के डेट में जाति की बात करने वाले तमाम लोग शायद इसी तरह का काम कर रहे हैं। और जहां तक बात सीरिया में है तो देखिए बहुत स्पष्ट है कि अगर बहुत भारतीय इतिहासकारों ने चूंकि काम ही नहीं किया, क्योंकि जब आप कसम खा लेते हैं कि मुझे जिस गांव जाना नहीं, उस गांव का रास्ता पूछना नहीं, तो जो अभी तक एक लंबी धारा रही है, उन्होंने कम से कम भारतीय जो अस्मिता है, जो सनातन की जो अस्मिता है, उसको लेकर उन्होंने इस तरह से खारिज करने का उनका भाव रहा है कि हमारे यहाँ मतलब एक पूरा की पूरी एक नस्ल पैदा हुई। तो इसलिए इसके बारे में जितना काम किया जाएगा उतना नए नए चौंकाने वाले तथ्य आएंगे। और जहां तक संस्कृत का सवाल है, देखिए संस्कृत जो है वो भारत में तमिल और संस्कृत दोनों भाषाएं, संस्कृत तो लगभग 3500 साल पहले तक का साक्ष्य उपलब्ध है। कितनी पुरानी भाषा है इसको लेके मैं यहाँ पे कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लगभग 3500-4000 साल के आसपास का तो आपके पास एक साक्ष्य उपलब्ध है, एविडेंस उपलब्ध है। उसी तरह से तमिल को लेके भी कहा जाए, आजकल तो ये भी लड़ाई लड़ा देते हैं लोग कि तमिल ज्यादा पुराना है, संस्कृत ज्यादा पुराना है। 2300 साल पहले खैर तमिल का भी साक्ष्य एविडेंस उपलब्ध है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए वैसे दुनिया की हर कौम अपने आप को महान मानती है और मुझे लगता है महान मानना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नॉलेज का जो भी पूरा एक संसार है उसमें हर कौम को, लेकिन लोगों के महान मानने या न मानने की तो बात ही नहीं है भाई। हमें तो विस्मृति के ऐसे गर्त में, अभी आप देखिए बिहार के लखीसराय में नाम की जगह है, वहां पर ऐसी ऐसी चीजें निकल रही हैं और 3000 वर्ष उसको गिना जा रहा है। अब आर्य भाई लोग घोड़े पर टकपक टकपक करते हुए आए तो अब एक तरफ पंजाब में चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार में सराय में। ये तो बड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा है भाई। लुटेरों का तो एक पथ होता है ना। अगर आप नादिर शाह का एक पथ था जिससे वो आया और गया, तैमूर लंग एक पथ था जिससे आया गया। ये आर्य ससुर पूरे देश में कैसे फैल गए? देश में फैले तो फैले, कभी कंबोडिया में हनुमान मंदिर जा रहा है। खैर सब तो बहुत बुरी मतलब बड़ी बात हो गई जी। बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। मैं ये कह रहा था कि कभी कंबोडिया, खैर आपने साउथ ईस्ट की बात कही तो वो तो पूरा का पूरा वहां तो निशान ही है। कंबोडिया को चलिए छोड़ देते हैं। कभी आपको सीरिया में निकल जा रहा है, ईरान में कुछ तत्व निकल गए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मसला है, वैसे मैं जिस कुल में पैदा हुआ उसकी जो उपजाति है, जाति है, उसके बारे में कहा जाता है हम लोगों के बारे में कि हम लोगों को ईरान से बुलाया गया है। तो अब भाई या तो हमें ईरान भेज दिया जाए या फिर कुछ ऐसा ही किया जाए। अस्तु, इस चर्चा को हम लोग और बढ़ाएं, आगे कई सारे सवाल जवाब करें, लेकिन फिलहाल रुपेश जी से यह अनुरोध है कि अब आप इस पूरी बहस को, वार्ता को, फिलहाल इस वार्ता को जो हमने शुरू की थी उसे थोड़ा सा कंक्लूड करें। जी जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ये जो तमाम जो प्रमाण मिलते हैं उसका एक पूरा विस्तृत उस पर बात हो सकती है। और मेरा ये मतलब आज जो पूरी बातचीत आपने शुरू की है और आपने कहा कि ये श्रृंखला की तरह आप इसको चलाएंगे, तो मेरा ये पहले तो इतिहास को जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है इतिहास को लेके, उस पे इस देश में ये समझना चाहिए कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसका एक पर्पज क्या है, क्यों लिखा गया है वो। और दूसरा मामला ये है कि देखिए क्या होता है कि जब भी कुछ लिखा जा रहा है तो वो उसके पीछे का एक मोटिव है, पॉलिटिकल मोटिव है, और उसको समझना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि एक भारतीय के तौर पे मुझे लगता है कि हमें कम से कम अपने उस इतिहास के बारे में, क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा था कि इतिहास का एक बहुत बड़ा पर्पज ये है कि आप अपने वर्तमान को पहचानते हैं, वर्तमान को पहचान के आप भविष्य की व्याख्या करते हैं।
तो अगर हमें अपना इतिहास ही गलत पढ़ाया जा रहा है, उसके प्रति संदेह पैदा किया जा रहा है, जबकि एक बहुत समृद्ध इतिहास है, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में जिस तरह का समृद्ध परंपरा रही है, और भारतीय परंपरा वो है जिसके बारे में, जिससे पूरी दुनिया जो है जिसके पास खिंच के आ रही है, तो उसको लेके मुझे लगता है कि एक सार्थक बहस, एक संवाद होना चाहिए समाज में, और ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि, और खासकर जिस तरह का घालमेल किया गया है पिछले कुछ सालों में, एक सैकड़ों साल में जिस तरह की स्थिति रही है, तो उसको भी मुझे लगता है लेके मुखर होने की जरूरत है और उस पर बात की जानी चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, आपने विस्तार से हमसे चर्चा की। और दर्शकों श्रोताओं, हम इसी तरह की कई सीरीज चला रहे हैं। हम बिहार के जंगल राज पर आनंद जी और स्वाति जी के साथ कर रहे हैं। करंट अफेयर्स पर जो भी बातचीत होती है हम करते हैं। आप लोग किसी खास विषय पर, आप लोगों से वादा किया था महाभारत की पढ़ाई साथ शुरू करेंगे, वह अब इस वीक से शुरू होगा। हम सनातन पर बात करेंगे। व्यालोकवाणी पर आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखे हुए हैं, प्लीज बनाए रखिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बेल आइकॉन दीजिए ताकि आपको पहले सूचना मिलती रहे इस हम किस विषय पर क्या चर्चा कर रहे हैं। और फिलहाल एक विराम के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।